नमस्कार, मैं हूं ऋषभ सिंह। आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज़। विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। हमारे साथ में है शेर सिंह राणा, जो किसी नाम के मोहताज नहीं है। शेर सिंह राणा आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ में हैं और जब जब फूलन देवी का नाम सामने आता है तब तक शेर सिंह राणा का नाम सामने आता है। दोनों की उस फूलन देवी की जो हत्या हुई, उस हत्या में शेर सिंह राणा का नाम सामने आया। आज हम उनसे कई सवाल करेंगे इसी में कि कैसे शेर सिंह राणा बने और फूलन देवी की जो हत्या होती है तो फूलन देवी की हत्या में शेर सिंह राणा का नाम आता है सामने और उनको उम्र कैद की सज़ा होती है। और फिलहाल वो अभी हाई कोर्ट से उनको अग्रिम जमानत मिली हुई है, वो बाहर हैं, बेल पे हैं। अब सर, आपका जेएमडी न्यूज़ में स्वागत है जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को बहुत प्रणाम। सर, आपको बहुत से लोग हीरो कहते हैं और बहुत से लोग विलन कहते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, कोई भी जो इंसान के रूप में धरती पर जन्म लेता है, ऐसा दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जिसके समर्थक नहीं है और जिसके दुश्मन नहीं है या जिसके लिए विरोधी नहीं है। जिसके जो प्रभु श्री राम हैं, वो तो भगवान का अवतार हैं। उनके भी विरोधी भी थे और उनके समर्थक भी थे। प्रभु श्री कृष्ण, उनके भी विरोधी भी थे और उनके जो है पक्ष के लोग भी थे। तो रावण के भी पक्ष वाले थे और उनके विरोधी भी थे। तो कहने का ये मतलब है कि संपूर्ण इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ और ये मन की भावना होती है लोगों की कि कैसे वो चीज़ों को देखते हैं। तो ऐसे ही हमारी भी स्थिति है। बहुत लाखों करोड़ों की संख्या में मेरा सौभाग्य है कि लोग मुझे अच्छा मानते हैं। पृथ्वीराज चौहान जी की समाधि भारत वापस लाने के कारण और दूसरे कई अन्यों के कारणों के से जो है मुझे समाज में एक प्रेम भावना मिलती है और कुछ लोग उसका विरोध भी करते हैं। अब आप किसी पाकिस्तानी से पूछेंगे भाई शेर सिंह राणा कैसा है, तो नेचुरल बात है, वो तो खराब ही कहेगा। वो कहेगा भाई बड़ा खराब व्यक्ति है, ये क्यों 800 साल के बाद अपने सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जो पूर्वज हैं हमारे सबके, उनकी वापस समाधि लेकर आया अफगानिस्तान से। तो ये लोगों की भावना है कि वो कैसा किसको मानते हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम अच्छा काम करते रहें, देश के लिए, समाज के लिए, अपने सभी साथियों और परिवार के लिए। राहुल जी, पहले हम शुरू करते हैं फूलन देवी की हत्या से, क्योंकि फूलन देवी की हत्या, ये डाकू से सांसद फूलन देवी बनी और एक चर्चित चेहरा रही। काफ़ी ज़्यादा समाजवादी पार्टी से वो जुड़ी थी। समाजवादी पार्टी में एक उनका अलग स्थान था और उसके बाद उनकी हत्या हो जाती है। जब हत्या होती है तो सामने आपका नाम निकल के आता है और आपने जो है पुलिस के सामने आप कुछ दिन बाद ये बयान आता है आपकी तरफ से कि फूलन देवी को हमने मारा। क्या ऐसा आपने कहा था वहाँ पर? देखिए, जिस बयान की आप चर्चा कर रहे हैं वह बयान पुलिस कस्टडी में दिया हुआ बयान है और यही कारण है कि कोर्ट ने उसको एडमिट नहीं किया। अब दूसरा प्रश्न आता है कि भाई मुझ पर हत्या का आरोप लगा, तो इसका उत्तर ये है कि देखिए, ये केस अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट में अभी विचाराधीन है, पेंडिंग है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारे जज साहब होते हैं, वो जब वो अपनी कुर्सी पर बैठते हैं तो वो भगवान का एक तरीके से रूप होते हैं, स्वरूप होते हैं। तो जब जो जैसा वो फैसला करेंगे हमारे लिए, उसको मैं स्वीकार करूंगा। लेकिन उनके फैसले से पहले मैं कोई अपनी राय इसमें दूं या कोई अपनी बात रखूं, तो ये एक सही बात नहीं होगी। इसलिए किया या नहीं किया, इस बात का फैसला जो है हमारे जज साहब को ही करने दीजिए, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जब घटना जब घटती है, जो घटना जब होती है, तो बताया जाता है कि आप फूलन देवी से मिलने उनके घर पर गए हुए थे, उनके निवास गए थे और आपके साथ में आपके जो दो दोस्त थे उनको भी हिरासत में लिया गया था जब आपको गिरफ्तार किया गया। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, मैंने आपको इसका उत्तर पहले ही बताया कि ये केस जो है कोर्ट में करीब 14 साल तक चला। 14 क्या 15 साल तक ये केस जो है कोर्ट में चला। उसके बाद वहाँ से फैसला आया कि भाई टोटल एक्यूज जो है इसमें 12 थे। 12 में से एक एक्यूज की जो है जेल में ही मृत्यु हो गई थी और इसमें 10 लोगों को जज साहब ने बरी कर दिया था।
मुझे अकेले को निचली अदालत ने सजा दी थी और 11 लोगों को इसमें छोड़ दिया था। तो इसलिए वो जो मेरे साथी हैं जिनको आप बता रहे हैं, तो उन लोगों को जज साहब ऑलरेडी जो है बरी कर चुके। तो पूरा मेरिट पे केस चल चुका। 15 साल वो लोग जो है 14-14, 15-15 साल जेल उसकी काट चुके। बल्कि उनको तो मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि जब वो बरी हुए तो आरोप सिद्ध नहीं हुआ उनके ऊपर। तो जो उनके जीवन के जो 14 साल 15 साल गए हैं उसको तो कोई वापस नहीं लौटा सकता। लेकिन वो मेरे साथ साथी के रूप में थे या नहीं थे, तो इस बात का ऑलरेडी फैसला 2014 में आ चुका है। सर, आपसे बात करेंगे कि किस तरीके से, जैसे कि तिहाड़ जेल में जब आप गए, तिहाड़ जेल में काफ़ी वक्त आपने, काफ़ी साल आप तिहाड़ जेल में रहे। उसके बाद तिहाड़ जेल एक देश की सबसे हाईटेक जेल होती है, वहाँ से परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। लेकिन शेर सिंह राणा ने वहाँ से जो है एक चैलेंज किया था कि हमको तिहाड़ की जो सलाखें हैं बहुत दिनों तक हमें नहीं रख सकती हैं बंद। उसके बाद वहाँ से आप निकल के जाते हैं और फिर आप जो पृथ्वीराज चौहान की जो अस्थियाँ हैं, जो उनके अवशेष हैं, वो आप जो हैं भारत लाते हैं। इसके बीच का जो आपका सफ़र था तिहाड़ से लेके अफ़गानिस्तान का, वो कैसा रहा? देखिए, जब मैं तिहाड़ जेल में गया 2001 में, तब मैं कॉलेज में पढ़ता था, मेरा 3rd ईयर था देहरादून में। और जब मेरा इस केस में नाम आया फूलन देवी हत्याकांड में, तो मुझे दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेजा गया। तिहाड़ जेल में जाने के बाद कुछ समय के बाद मुझे अखबारों के माध्यम से ये जानकारी मिली। सुनने में तो पहले ही आता था कि भाई जो हमारे सब लोगों के महान सम्राट, हम सब के महान पूर्वज, हमारे देश में चाहे कोई किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, वो सभी के पूर्वज थे। तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की समाधि अफगानिस्तान में है और जूते चप्पल मार के उनका अपमान किया जाता है और 800 सालों से ऐसा अपमान किया जाता है। तो मन को बहुत दुख हुआ कि हमारे इतने महान पूर्वज हैं और उनका ऐसा अपमान होता है। तो जब ये जानकारी देश के लोगों को मिली, जब कंधार हाईजैक हुआ था हमारे देश का जो प्लेन था एक, और उसको जसवंत सिंह जी विदेश मंत्री के तौर पे जब छुड़वा के लाए थे, तो तब ये जानकारी टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से सभी लोगों को मिली थी, हमें भी मिली थी। लेकिन जब मैं जेल गया 2001 में, तो लगातार अखबारों में आने लगा कि भाई अब सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है लाने के लिए। कई सामाजिक संगठन भी सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे साथ कुछ आतंकवादी भी थे जहाँ पे मुझे रखा गया था वार्ड में। तो मैंने उनको कहा कि भाई देखिए, अब भारत सरकार इसको लेकर आएगी। तो वो लोग हंसने लगे, कहने लगे कि जब 800 सालों से इसको कोई नहीं लेके आ पाया और अब कैसे इसको ले आएगा कोई, और आप तो आलू खाने वाले लोग हैं, ये तो हम ही लोग हैं जो आपके देश में कुछ भी आके कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो फिर मैं ही लेके आऊँगा। तो और ज़्यादा हंसने लगे, कहने लगे कि हमारे इतने बड़े बड़े संगठन हैं, हम लोग इस तिहाड़ जेल से नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप वहाँ जाने की तो बहुत दूर की बात है, आप पहले तिहाड़ जेल से ही निकल के दिखाइए। और हंसने लगे, सब लोग मजाक करने लगे। तो देखिए, मेरी तो इतनी कोई हैसियत नहीं है या थी कि मैं मतलब तिहाड़ से निकल पाता या अफगानिस्तान जाके ये सब कार्य कर पाता। लेकिन ऐसी ईश्वर की इच्छा थी कि ये कार्य मेरे हाथों से हो। तो ऐसा माहौल, ऐसा सब चीज़ बनती चली गई कि सन 2004 में मैं दिल्ली की तिहाड़ जेल से एस्केप हो गया, फरार, जिसको आप फरारी बोलते हैं। सर, जैसे आप निकले वहाँ तिहाड़ जेल से, तो किस तरीके से, कुछ दर्शक जानना चाहेंगे हमारे कि आप किस तरीके से निकले, क्या प्लानिंग आपने करी थी? क्योंकि तिहाड़ जेल अपने आप में एक हाईटेक जेल है, जैसे मैंने बताया आपको जी। तो आप निकले कैसे, वो थोड़ा सा बताइए, क्या प्लानिंग थी? देखिए, प्लानिंग तो देखिए कई प्लानिंगें बनी, कई फेल हुई। लेकिन जैसा पुलिस बताती है कि मैं कैसे निकला, तो कुछ जो मेरे साथी थे वो पुलिस की वर्दी में तिहाड़ जेल आए और उन्होंने कहा कि भाई हमें शेर सिंह को कोर्ट की डेट पर लेकर जाना है। तो कोर्ट की डेट थी मेरी उस दिन, तो वो लोग मुझे हथकड़ी वगैरह लगा के
और सारे जो पेपर्स वगैरह थे वो उनको दिखाए गए और उन्होंने भी अपनी पूरी तसल्ली करी और उसके बाद वो लोग मुझे लेकर चले गए। करीब 15 से 20 मिनट के बाद जो है, जो असली पुलिस वाले थे, दिल्ली पुलिस के लोग, तो असली पुलिस वाले वहाँ पर आए। तो उन्होंने बताया कि भाई, उन्होंने भी आके कहा कि भाई शेर सिंह को हम लेने के लिए आए हैं। तो वो बोले कि भाई कितने शेर सिंह को लेके जाओगे, अभी 15 मिनट पहले आपके साथी लेके गए हैं। तो तब जो है उनको पता चला कि भाई वो तो निकल गया है, फरार हो गए हैं। और फिर तो पूरे देश के चैनलों ने उस चीज़ को चलाया। तो मतलब जो नकली पुलिस की वर्दी पहन के जो लोग आए, तो इसको पुलिस बताती है कि ये प्लानिंग जो है मैंने बनाई और इससे मैं निकला। तो सर आप कह रहे हैं कि ये प्लानिंग पुलिस कह रही है कि इस तरीके से, तो ये प्लानिंग तो आपने ही पूरी इसकी स्क्रिप्ट लिखी होगी, उसके बाद ही कोई नकली पुलिस वाले आए होंगे, फिर आप उनके साथ में गए होंगे। ये मतलब आपकी जुबान सुनना चाहते हैं कि किस तरीके से पूरा ये मतलब एक स्क्रिप्ट तैयार की गई, और फिर वहाँ से निकलने के बाद आपने कैसे अफ़गानिस्तान आप पहुँचे और कैसे अस्थियाँ लेके आए, ये ज़रा थोड़ा सा दर्शक समझना चाहेंगे हमारे। जी देखिए, स्क्रिप्ट किसने लिखी और कैसे लिखी और क्या हुआ, ये तो मैंने आपको बता भी दिया। लेकिन इससे ज़्यादा जानने के लिए तो देखिए, ये केस भी जो मेरा जेल एस्केपिंग का है, ये केस भी अभी कोर्ट में पेंडिंग है। वैसे तो सरकार को ये केस वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि तिहाड़ जेल से मैं कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं निकला। मैं करीब 2.5 साल तिहाड़ जेल से फरार होने के बाद बाहर रहा और मैंने किसी भी तरह का कोई क्राइम नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया। तिहाड़ जेल से निकलने के बाद मैं सबसे पहले मैंने एक पासपोर्ट का बंदोबस्त किया। संजय गुप्ता के नाम से मेरा पासपोर्ट बना रांची से, वो केस भी अभी पेंडिंग है। तो ये दोनों तो वापस होने चाहिए, क्योंकि इसका मैंने इस्तेमाल सिर्फ अपने महान सम्राट, महान पूर्वज की समाधि लाने के लिए ही किया। तो मैं बाहर निकल के सबसे पहले उस पासपोर्ट पर बांग्लादेश गया। बांग्लादेश में जाके मैंने कुछ इंतजाम किए और बांग्लादेश से पहले मैंने प्रयास किया कि मैं अफ़गानिस्तान तक पहुंचूं। लेकिन मुझे जानकारी मिली कि उस समय सिर्फ 3 ही देशों से अफ़गानिस्तान की जो राजधानी है काबुल, वहाँ के लिए जो है फ़्लाइट थी, जाने की सुविधा थी। वो एक दिल्ली से थी, एक दुबई से थी और एक इस्लामाबाद से थी। तो इस्लामाबाद से मतलब दिल्ली से मैं जा नहीं सकता था, क्योंकि दिल्ली से मैं एस्केप हुआ था, फरार हुआ था। और इस्लामाबाद से मेरे पास कोई वो नहीं था, साधन नहीं था। तो फिर मैंने कोशिश की थी इस्लामाबाद से जाने के लिए भी, लेकिन उसमें मुझे थोड़ा सा समय लग रहा था और उन लोगों को पता भी चल गया था, जो पाकिस्तान के कुछ लोग थे सरकारी, कि भाई ये वो व्यक्ति है। तो वो मुझे उल्टे सीधे लालच देने लगे कि आप ये करेंगे तो हमारे देश के लिए आपको हम अपने पाकिस्तान में शरण दे देंगे, आप हमारे अनुसार कार्य कीजिए। तो मैंने फिर उनसे छुटकारा पाया और मैंने फिर दूसरा बंदोबस्त किया और मैं दुबई होते हुए काबुल पहुंचा। काबुल पहुंचने के बाद मुझे ये जानकारी थी, पूरे देश को ये जानकारी थी कि जो पृथ्वीराज चौहान जी की समाधि है वो कंधार के पास है कहीं पर। तो मैं अगले दिन कंधार पहुंचा काबुल से। पूरे कंधार में मैंने पूरी कोशिश करी, छानबीन करी और फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि कंधार के पास वो नहीं है। फिर मैं दूसरे क्षेत्रों में गया, वहाँ से मैं हिरात गया, गजनी भी गया और भी अनेक स्थानों पर गया। करीब 1.5 से पौने 2 महीने का मैं लगातार कंटिन्यू प्रयास करता रहा। तो मुझे फिर पता चला कि जो गजनी के पास एक जगह है देयक, वहाँ पे जो है हमारे इन महान सम्राट की समाधि मौजूद है। तो फिर मैं वहाँ पहुँचा, तो जैसा सुना था हम लोगों ने वैसा ही वहाँ पे मैंने पाया। जूते चप्पल जो है उनकी समाधि उनकी मिट्टी के ऊपर रखे हुए थे, पृथ्वीराज चौहान जी की और चंद्र बरदाई जी की। जो लोग भी अंदर जो गौरी थे उनकी समाधि पे जो भी जाते थे जियारत के लिए, वो जूते चप्पल उनके ऊपर रख देते थे।
उस समय आपको कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ कि हमारे जो वीर योद्धा थे पृथ्वीराज चौहान, उनकी अस्थियों पर इस तरीके से अपमानित किया जा रहा था वहाँ पर, तो जब ये आपने अपने आँखों से देखा, इस तरीके की घटना वहाँ पर देखी कि इस तरीके का के जो लोग जूते चप्पल उनकी अस्थियों पर रख रहे हैं, तो आपके अंदर किस तरीके का भाव आया? हाँ, ये तो बड़ी दुखद बात थी और मन बड़ा विचलित हुआ। और देखिए, जब सुन के ही इतना विचलित हुआ तो तिहाड़ जेल से भी फरार हुए, उसके लिए इतना जीवन में खतरा भी उठाया और इतने झंझट भी सहे, तो नेचुरल बात है कि जो चीज़ सुनने के बाद हम इतना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो फिर देखने के बाद कितना मतलब मन को दुख हुआ होगा। और देश के हर जो भी राष्ट्रवादी इंसान है उसको सभी को दुख होगा, तो बड़ा दुख हुआ। और फिर मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी करी। आप यूट्यूब पे अगर शेर सिंह राणा अफगानिस्तान वीडियो डालेंगे तो वो पूरी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। फिर वीडियो वगैरह बनाने के बाद मैं वापस आया और फिर मैंने एक प्लानिंग बनाई कि कैसे इसको हम खोद के वापस भारत ला के आ सकते हैं। तो उसमें भी वहाँ शुरुआती जो मेरी जो प्लानिंग थी वो फेल हुई। एक बार फेल हुई, 2 बार फेल हुई, पकड़ भी लिया उन्होंने मुझे इस दौरान जो है। तो लेकिन आप सबके आशीर्वाद ने मेरे जीवन की रक्षा की। वहाँ से उनके चंगुल से छूटने के बाद मैंने अपने प्रयास को फिर से किया। अनेक प्रयास मेरे विफल हुए, लेकिन जब मैं बार बार प्रयास करता ही रहा, क्योंकि मैंने एकदम निश्चय ये किया हुआ था। बल्कि इस दौरान आपको बताऊं, मेरे पिताजी की भी जो है मृत्यु हो गई, देहांत हो गया था। तो मैं बड़ा विचलित था और मैं वहाँ था। मैंने अपने घर पे फ़ोन किया, अपने माताजी से बात की, तो मेरी माताजी ने मुझसे यही कहा कि बेटा, मैंने कहा कि भाई मैं आऊँगा, तो मेरी माताजी ने कहा देखो, जिस काम के लिए आप गए हो अफ़गानिस्तान, वो भी बड़ा महान पूर्वज को मिट्टी लाने का काम है, तो वो बड़ा ज़रूरी है। और तुम यहाँ के लिए परेशान हो, मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी तुम पहले वो कार्य करो जिसके लिए गए हो, क्योंकि जो प्रभु श्री राम है वो भी अपने पिता के अंतिम संस्कार नहीं कर पाए थे और तुम्हें भी इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो मैंने इस बात को समझा और फिर मैं लगा रहा वहाँ पे। कई फेलियर के बाद एक दिन सफलता मिली। रात के समय मैंने और जो मेरे वहाँ पे मैंने साथी बनाए थे उनको लेकर खुदाई की और खुदाई करके वापस उनकी मिट्टी और जो दूसरा सामान था जो वहाँ से लाना संभव था और ज़रूरी था, लेकर वापस दुबई के रास्ते से ही भारत आया और उसको एक सामाजिक संगठनों को मैंने सुपुर्द किया। तो उन्होंने जो उनकी मिट्टी थी, अन्य सामान था, उसका एक चबूतरा बना के एक स्मारक के रूप में उसका निर्माण कराया और उनके मिट्टी का कुछ अंश मैंने खुद गंगा जी में जो है वो कलकत्ता के अंदर प्रभावित किया। 2006 में ये जब कार्य कंप्लीट हो गया था 6 तक, उसके बाद फिर मैंने दोबारा से जेल में सरेंडर किया और मैं करीब 13 साल तक मैं जेल में रहा। इस 13 साल के जेल में रहने के दौरान मैंने अपने जीवन पर एक किताब भी लिखी जिसका नाम जेल डायरी है। जेल डायरी, तिहाड़ से काबुल कंधार तक। और अब इस बुक पर जो है, ये बुक जो है इंडिया टुडे और हार्पर कॉलिंस ने मिलकर पब्लिश की थी, तो ये बेस्ट सेलर बुक बनी और इस पर मूवी भी बनने जा रही है। ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं शेर सिंह राणा से जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अभी जो बात हुई वो उन्होंने तिहाड़ जेल से लेकर कंधार तक की अपनी पूरी बातें बताई और उन्होंने उस 13 साल जो तिहाड़ जेल में अपने जो 13 साल जो उन्होंने बिताए, उसी बीच में उन्होंने एक जेल डायरी तिहाड़ से लेकर कंधार तक उन्होंने जेल डायरी लिखी और उसमें पूरा जिक्र किया। जानने की कोशिश करेंगे शेर सिंह राणा जी से कि किस तरीके से उन्होंने जो जेल डायरी लिखी, क्यों जेल डायरी लिखने की उनको आवश्यकता पड़ी। राणा जी, क्यों आपको जेल डायरी लिखने की आवश्यकता पड़ी इन 13 सालों में? जी देखिए, हमें तो इतनी नॉलेज नहीं थी। एक दिन जब मैं तिहाड़ जेल में था तो मुझसे जो लिएंडर पेस हैं, जो हमारे देश के टेनिस के स्टार हैं, तो वो मुझसे मिलने के लिए आए, लिएंडर पेस जी। तो उन्होंने ऐसे ही मुझसे बातचीत करी, काफ़ी देर बातचीत हुई हमारी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपने देश के लिए इतना अच्छा काम किया है, तिहाड़ से निकल के आप अफ़गानिस्तान तक गए, इस दौरान कोई गलत काम भी नहीं किया। तो ये पूरी जो आपकी लाइफ की जो स्टोरी है, कैसे कैसे वहाँ पे आपने
परेशानियां झेली और कैसे इसको खुदाई करके आप वापस लाए, आप क्यों नहीं इसको जो है एक किताब का रूप देते हैं। तो मैंने उनको कहा कि भैया मैं लिख तो दूं लेकिन इसको प्रिंट कौन करेगा, हमें तो इतनी नॉलेज नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप लिखो और इसको पब्लिश कराने की जिम्मेदारी जो है मेरी रहेगी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कितना टाइम लगेगा लिखने में। मैंने कहा कुछ आइडिया तो है नहीं, क्योंकि इससे पहले तो मैंने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 2-3 महीने में इसको कंप्लीट कर दूंगा। तो इसमें 3 महीने मुझे लगे कंटिन्यू, और बचपन से लेकर और उस टाइम तक जब वो मैंने लिखी, उसमें पूरी मेरा जन्म किस परिवार में हुआ, कैसे मैंने कितनी पढ़ाई की, कैसे कैसे बचपन का जो भी मेरा जीवन का जो है एक्सपीरियंस रहा, और फूलन देवी से केस से संबंधित चीज़ें, फिर अफ़गानिस्तान कैसे गया, तिहाड़ से कैसे गया, वो सारी चीज़ें जो है उस बुक में मैंने लिखी। और फिर उसको जो है, जो मैंने जैसे बताया आपको, इंडिया टुडे और हार्पर कॉलिंस ने मिलके जो है लिएंडर जी के कहने पर उसको पब्लिश किया, और उनको इस चीज़ के लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और वो बुक भी जो है फिर बेस्ट सेलर बनी। और एक जानकारी और भी मैं देता हूँ आपको, अब 6 महीने के अंदर एक डॉक्टर गीता कश्यप हैं, वो मुझ पर बुक लिख रही हैं अपने तरीके से। ये बुक तो मैंने लिखी है ऑटोबायोग्राफी, और ये हिंदी में है, और ये अवेलेबल है ऑनलाइन अमेज़न पे हर जगह पर। अगर पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो उसको आप ले भी सकते हैं बुक को। लेकिन ये जो अब बुक डॉक्टर गीता कश्यप लिख रही हैं, ये जो है बायोग्राफी है, और ये कन्नड़ में, तमिल में, तेलुगु में, मराठी में, गुजराती में, कोंकण में, इन भाषाओं में आएगी। और एक डॉक्टर सुनील हैं, वो बुक लिख रहे हैं इंग्लिश में बायोग्राफी, और वो इंग्लैंड से पब्लिश्ड होगी। तो ये सारी जो बुक्स हैं साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में और इंग्लिश में, ये भी 6 महीने के अंदर लोगों के बीच में आ जाएगी। सर जी, बेमई की जब बात आती है, 1981 में बेमई कांड होता है, और बेमई कांड फूलन देवी जो डाकू से सांसद बनी थी फूलन देवी, उन्होंने जो है राजपूत समाज के करीब 22 लोगों को लाइन में खड़ा करके गोली मार देती हैं और उनकी हत्या कर देती हैं। और बेमई कांड एक काफ़ी चर्चित कांड रहा, देश भी पूरा इस कांड से पूरा देश हिल गया था। क्या जो राजपूतों की जो हत्या होती है, 22 राजपूतों को लाइन में खड़ा करके फूलन देवी जो हत्या करती हैं, उसका ही बदला आपने लिया फूलन देवी की हत्या करके? कितनी सच्चाई है इसमें? जी देखिए, सबसे बड़ी सच्चाई तो ये है कि आज तक कोई भी टीवी चैनल, कोई भी अखबार सच को लिख ही नहीं पाया। या तो उनको जानकारी नहीं है, या तो उन्होंने लोगों के जान के जो है, जो सही जानकारी है उसको उन्होंने नहीं बताया, उसको छुपाया। सही जानकारी क्या है? आपने जैसे अभी जो जानकारी दी, कहा कि भाई 22 राजपूतों को जो है फूलन ने अपने बदला लेने के लिए जो है, जो उसके साथ गलत हुआ उसका बदला लेने के लिए उसको 22 लोगों को मार दिया। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो मरने वाले लोग हैं, इनकी गिनती 22 नहीं है, इनकी गिनती 20 है। दूसरी जो इसमें सबसे मेन इंफॉर्मेशन है, जो सही जानकारी है, वो ये है कि मरने वालों में सिर्फ राजपूत लोग नहीं है, मरने वालों में दलित भी है, मरने वालों में पिछड़े समाज का भी है, मरने वालों में मुस्लिम भी है। लेकिन शेर सिंह जी, लेकिन पूरी मीडिया, जितनी भी मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वेबसाइट्स हैं, जितनी भी हैं, ठीक, उसमें ये जिक्र होता है, बार बार ये आता है और पुख्ता बताया जाता है कि 22 लोगों को मारा है और एक ही समाज के थे, वो राजपूत समाज के, उनको लाइन में खड़ा करके मारा जाता है। और आप ये कह रहे हैं कि नहीं, वो जो है अलग अलग समाज के थे, वो 22 लोग नहीं थे, 20 लोग, आप 21 लोग की बात कर रहे हैं कि वो ठाकुर समाज से नहीं थे, वो अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग थे। लेकिन हमारा जो चैनल है वो हमेशा सत्य पे चला है और सही खबरें हम लोग दिखाते हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो हम बता रहे हैं 22 लोग, वो 22 लोग जो है समाज के नहीं थे? ऐसा क्यों? जी देखिए, मैं आपको, जो दलित समाज का व्यक्ति है जो उस हत्याकांड में मरे, उनका नाम है राम अवतार कठेरिया। जो पिछड़े समाज का व्यक्ति है उनका नाम है तुलसी राम मौर्य। जो मुस्लिम है उनका नाम है नज़ीर खान। मैं आपको बता दूं, अभी मात्र 1 से 1.5 महीना पहले, अभी सिर्फ 1 महीना पहले, जो तुलसीराम मौर्य है, जो राम अवतार कठेरिया हैं, राम अवतार कठेरिया जी ने SC ST आयोग लखनऊ में बाकायदा एक एप्लीकेशन लगाई है
जिसमें उन्होंने ये मांग की है कि 41 साल इस केस को हो गए हैं और ऐसे ऐसे हमारे भाई की इसमें राम अवतार कठेरिया की हत्या की थी फूलन ने बेमई कांड में, और वो मजदूरी करने के लिए वहां पे गए थे तुलसीराम और नजीर खान के साथ। वो लोग भेमई गांव के भी नहीं थे, भेमई के बगल में ही जो है सिकंदरा कस्बा पड़ता है, वहां के वो लोग थे। और पिछड़ा समाज वाला जो भाई है हमारा ये तुलसीराम मौर्य, इनके परिवार ने जो है पिछड़ा आयोग में एप्लीकेशन लगाई है, और जो नजीर खान है उसके परिवार के लोगों ने जो है अल्पसंख्यक आयोग में लगाई है। और ये मेरा आपके माध्यम से देश के सभी टीवी चैनल को चैलेंज है कि आप जो मैंने जानकारी दी है आप इसकी जांच कराइए। अगर मैं ये झूठा साबित हुआ तो मैं सारे जुल्म सारे जो है आरोप जो है अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपका टीवी चैनल सच दिखाता है, आपने ये वादा किया है लोगों से, तो मैं चाहता हूं कि आप इसकी पड़ताल कीजिए। आज भी ये केस पूरे देश में 41 साल इस केस को हो गए हैं बेमई कांड को, इसमें फैसला नहीं आया। आपके बगल में ही कानपुर देहात की कोर्ट है, वहां जाइए, पता कीजिए, मरने वालों के नाम आपको पता चलेंगे, उन परिवारों को मिल सकते हैं आप। और मैं तो चाहता हूं कि आप उनको यहां पर बैठा के, अगर मेरी बात सच है तो आप इंटरव्यू कीजिए उनका, और वो आपको अपने मुंह से बताएंगे कि वो दलित समाज के हैं, वो पिछड़े समाज के हैं, वो मुसलमान हैं। वो उसमें दूसरे लोग ठाकुर भी हैं, लेकिन दलित पिछड़े मुस्लिम सब हैं। दूसरी बात है कि इसमें महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मरने वालों में कोई भी व्यक्ति डाकू नहीं था, बलात्कारी नहीं था, सभी लोग गांव के साधारण लोग थे, शरीफ लोग थे। मेरा चैलेंज है कोई दुनिया में ये साबित कर दे कि ये बलात्कारी थे या डाकू थे, तो जो आप कहेंगे वो हारेंगे। फूलन ने इन बेगुनाह लोगों को सिर्फ अपना वर्चस्व, अपने गैंग का भय पैदा करने के लिए इन लोगों की हत्या करी। अगर फूलन उन लोगों को मारती जिन्होंने कभी उनके साथ गलत किया तो सभी लोग उनको सम्मान देते, उनको अच्छा बोलते, लेकिन उन्होंने बेगुनाह लोगों को मारा। और ये कहना कि फूलन के साथ गलत हुआ, हम लोग सभी लोग, आप टीवी चैनल के लोग क्या बताते हैं भाई फूलन के साथ गलत हुआ, क्या बताते हैं कि उनकी छोटी उम्र में शादी हुई, उनकी एक छोटी उम्र में जो है एक अधेड़ से उनका शादी कर दिया, और उसने पति ने भी जो है उनके साथ गलत हरकत की, गलत बर्ताव किया, उनकी पिटाई करी, उनको घर से निकाल दिया। फिर आप बोलते हैं कि भाई उनकी जमीन पर कब्जा हो गया, फिर आप बोलते हैं कि डाकू गिरोह उनको उठाकर ले गए, और यही सब तो अत्याचार बताते हैं। तो मैं आपके माध्यम से लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि उनकी छोटी उम्र में शादी हुई तो वह शादी किसने की? शादी की उनके माता पिता ने। उनकी शादी जिससे हुई वो उनके समाज का व्यक्ति था। अगर वो उसने उसके साथ गलत किया तो इसमें राजपूत समाज की क्या गलती है? अगर जो है जो जमीन पर जो कब्जा बताते हैं वो उसके सगे जो चाचा ताऊ के जो उनके भाई थे उन्होंने कब्जा किया, जो डाकू गिरोह उठा के ले गया वो विक्रम मल्ला उनको उठा के ले गया, तो इसमें राजपूत कहां से आ गए? सारी जो उनके साथ गलत ये चीज हुई है तो ये तो उनके परिवार और उनके समाज के लोगों ने की, तो उनको आरोप से उनके ऊपर होता है, उनको गलत बोलना चाहिए। फूलन को अगर बदला लेना था तो अपने पति से लेती, उस डाकू से लेती जो उठा के ले गया था, अपने भाइयों से लेती जिन्होंने जमीन कब्जा की थी। बेगुनाह लोगों को मारने की क्या जरूरत थी? आप बोलते हैं कि गांव के लोगों ने, ये डाकू गिरोह ने जो रेप किया, तो उस गांव के लोगों ने, भेमई के लोगों ने उनको बचाया नहीं, और वो डाकू गिरोह को ये भी हो सकता है क्योंकि बराबर, क्योंकि भाई कोई आरोप लगाएगा, ऐसे तो कोई नहीं लगाएगा आरोप, क्योंकि उनके ऊपर ये रेप हुआ, उसके साथ में रेप हुआ उनके साथ में, तो जो करने वाले थे वो तो ठाकुर समाज के ही लोग थे। नहीं, उन्होंने ये बात उन्होंने कही कि हमने जो बेमई कांड का जो बदला लिया है वो इसलिए लिया है कि वो ठाकुर समाज के लोगों ने जो मेरे साथ जो है रेप किया और उसके बाद हमने उसका बदला लिया बेमई कांड। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि उनके साथ ठाकुर समाज के जिन लोगों ने रेप किया, फूलन उनको मार देती, उनको मारती, शेर सिंह राणा और पूरा राजपूत समाज उनका ऋणी होता, क्योंकि हम लोग, हमारा समाज इतना, राजपूत समाज इतना घटिया नहीं है कि कोई किसी महिला का रेप करे और हम उसका बचाव करें। फूलन उनकी हत्या करती, जो डाकू गिरोह थे श्री राम लाला राम के, उनको मारती, सब लोग उसका समर्थन करते। लेकिन फूलन ने उनको नहीं मारा ना, फूलन ने मारा गांव के बेगुनाह लोगों को।
तो अगर आप किसी को, कोई एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में जो है 50 लोग रहते हैं, उस बिल्डिंग का कोई व्यक्ति दूसरे बिल्डिंग में जाकर किसी लड़की को छेड़ के आ जाए और उस लड़की के घर वाले और भाई आए और पूरी बिल्डिंग में आग लगा दें, तो आप मुझे बताइए क्या ये न्याय है? पूरी बिल्डिंग के लोग कहेंगे भाई हमारी क्या गलती है। अगर किसी व्यक्ति ने उनके साथ गलत किया तो आप उसको मार दो। ये तो आतंकवादी घटना होती है कि आप जो है जैसे बस में बम रख देते हैं ना, आपको पता ही नहीं होता कौन मर जाएगा, तो आपको मालूम ही नहीं है कि किसको मारना है, आप गए जो मिला मार दिया। आप उनको मार देती जिन लोगों ने गलत किया। और मेरा चैलेंज है, जिन लोगों को उन्होंने मारा, कोई दुनिया में ये साबित कर दे कि वो डाकू थे या किसी भी तरीके से उन्होंने कभी रेप किया या गलत किया, तो आप जो कहेंगे मैं अपनी बातों को वापस ले लूंगा। तो अभी तो ये तो जो है केस चल ही रहा है बेमई का, करीब 40 साल से ऊपर हो गया है जी। इसको अब वही फैसला तो कोर्ट के ऊपर ही है कि सही क्या था गलत क्या था, वो कोर्ट को निर्णय लेना है। बिल्किस बानो, ये गुजरात में अभी बिल्किस बानो के ऊपर गैंगरेप के बाद उनके आरोपियों को जो है छोड़ दिया जाता है। बिल्किस बानो एक केस था, आपको मालूम होगा। जी बिल्कुल है। उसके साथ बिल्किस बानो के साथ रेप होता है, गैंगरेप करते हैं लोग, और उसके बाद कोर्ट जो है उन दोषियों को छोड़ देती है, उन आरोपियों को। जी, क्या आप किस नज़र से इसको देखते हैं, बिल्किस बानो केस को? देखिए, दुनिया में, हमारे भारत में और पूरे विश्व में कोई भी केस हो, कोई भी मुकदमा हो, सभी मुकदमों के लिए कानूनी रूप से एक सजा तय की गई है। जो भी व्यक्ति जब उस सजा को, जो कानून के हिसाब से जब उस सजा को पूरा कर लेता है, तो उसको भी समाज में रहने का अधिकार है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि सामाजिक रूप से लोग, जैसे बच्चे लड़ते हैं तो इस तरह से लड़ने लगते हैं कि भाई इसको जेल में ही रखो या इसको ऐसे कर दो वैसे कर दो। भाई जो कानून में लिखा है, मान लीजिए आज कानून में रेप की सजा 10 साल लिखी है, तो चाहे जज साहब हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, 10 साल ही तो उसको जेल में रखा जाएगा ना। अगर पब्लिक की, जनता की ऐसी इच्छा है तो जनता को आवाज उठानी चाहिए कि भाई ये जो हरकत है, ये जो केस है, मतलब एक पर्टिकुलर केस नहीं, मतलब उस तरह का कोई भी केस है, तो इसकी सजा जो है 10 साल सफिशिएंट नहीं है, इसको 20 साल करनी चाहिए, 50 साल करनी चाहिए, 100 साल करनी चाहिए। लेकिन जितनी सजा बनती है उस व्यक्ति को उतनी ही सजा, उतना ही तो टाइम जेल में रखेंगे। अभी कई लोग बोलने आ जाते हैं भाई, जैसे जो हमारे विरोधी हैं, भाई शेर सिंह को जेल में रखो। तो भाई मैं ऑलरेडी 14 साल जेल में रह चुका हूं। जैसे कुछ लोग तब फूलन को भी बोलते थे भाई इसको जेल में रखो। फूलन भी जो करीब 11 साल जेल में रही थी, 22 लोगों को, क्या 100 लोगों से ज्यादा के हत्या की उन पे केस थे। लेकिन जो कानून है, जेल में तो कानून के हिसाब से ही रखा जाएगा ना। बिल्किस जो आपने बानो का जो मामला बताया, उसमें जो उनको सजा हुई भी थी, वो उनको आजीवन कारावास हुई हुई थी, लाइफ इम्प्रिजमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो लाइफ इम्प्रिजमेंट का जो टाइम पीरियड है, वो जो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, जो सरकार है, उसने कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले उसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया कि लाइफ, आजीवन कारावास को कैसे देखा जाएगा। जो ये कब हुआ, इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी कोर्ट को? जब जो राजीव गांधी जी के हत्यारे थे, जब उनको छोड़ने की बात आई थी, तो तमिलनाडु सरकार उनको छोड़ना चाहती थी, लेकिन जो है उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि भाई उनको 25 साल हो गए और कोई लोगों को जिनको आजीवन कारावास है, उन लोगों को हम मतलब 14 साल में, 15 साल में, 20 साल में छोड़ा जा रहा है, तो इतना साल हो गया, अब हमें छोड़ना चाहिए, छोड़ा जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन लगी हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश से, हर राज्य सरकार से जवाब मंगाया था और उसमें ये पूछा था कि भाई आजीवन कारावास की परिभाषा क्या होनी चाहिए। तो सभी राज्य सरकारों ने ये कहा कि भाई सब, किसी भी कैदी को आजीवन कारावास जिसको मिलती है, उसको सदा के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता। अगर सदा के लिए जेल में रखने की बात आएगी और जो सीआरपीसी में जो छोड़ने का प्रावधान है, उनका गुड कंडक्ट देख के, उनका जेल के अंदर जो व्यवहार है उसको देख के, जो छोड़ने का अगर नियम है, अगर हमने इसको खत्म कर दिया तो फिर जेल नहीं चल पाएगी।
जब जेल में व्यक्ति बंद को सबको ये पता चल जाएगा कि तुम कभी जीवन में छूटोगे ही नहीं, तो वो अच्छे व्यवहार क्यों करेंगे, वो दोबारा से अपने जीवन को परिवर्तन करने की कोशिश क्यों करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना और फिर इसमें यह फैसला दिया कि ठीक है, जिसको आजीवन कारावास होगी उसको मिनिमम 14 साल तो जेल में रहना ही पड़ेगा। 14 साल के बाद जो उस राज्य सरकार का जो बोर्ड होगा, जिसमें मुख्यमंत्री और कुछ जेल अधिकारी, पुलिस अधिकारी, सब लोग जो वेलफेयर अधिकारी बैठते हैं, वो लोग निर्णय लेंगे कि भाई अगर इसमें सुधार हो गया है, ये समाज में दोबारा से रहने लायक हो गया है, तो इसको छोड़ा जा सकता है। तो सरकार किसी को 15 साल में छोड़ती है। इसी बात पर हम एक बात कहना चाहते हैं, जैसे अभी आपने बताया कि तो 14 साल की जो सजा होती है उसको देखा जाता है, उसके बाद ये निर्णय जो है गवर्नमेंट अपने हिसाब से करती है और उसके बाद उनको जो है बरी कर दिया जाता है या अग्रिम जमानत पे बेल दे दी जाती है। देखिए, बहुत से ऐसे केस हैं शेर सिंह जी जो अभी भी 14 साल से भी ऊपर हो गए हैं, लोग जेल में बंद हैं और वो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी जो है बहुत से मतलब केस में जो लोग बंद हैं 14 साल की से, हाँ, सियासत से प्रेरित भी माने जा रहे हैं, क्योंकि अभी आपने हाल में ही देखा होगा कि ब्रजेश सिंह जो एक बहुत बड़े माफिया पूर्वांचल के माने जाते हैं और उनको 14 साल उनको भी सजा हुई थी, 14 साल से जेल के अंदर थे और उनको जो है अग्रिम जमानत हाईकोर्ट से मिल जाती है। ऐसे बहुत से लोग और भी हैं, क्योंकि ब्रजेश सिंह को बीजेपी से जुड़ा बताया जाता है। जैसे आपने कहा कि मुख्यमंत्री का एक पैनल होता है, वहाँ पर उनका चाल चलन को देखते हुए उनको बेल का प्रावधान है कि बेल कोर्ट दे देती है। लेकिन क्या ब्रजेश सिंह जैसे माफिया उनको बेल मिलती है? मुख्तार अंसारी भी बंद हैं, 14 साल से ऊपर उनको भी हो गया है। तो ये जो ये कौन सा मतलब इस तरीके से है कि एक तरफ आप मतलब ब्रजेश सिंह को आप जो है अग्रिम जमानत दे रहे हैं और मुख्तार अंसारी जेल में बंद हैं। इस तरह मुख्तार अंसारी के अलावा भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो 14 साल के ऊपर भी हो गया, उसके बाद भी वो जो सजा काट रहे हैं जेल के अंदर। ये क्यों पार्शलिटी? एक तो पार्शलिटी है क्योंकि भाई गवर्नमेंट आपकी है, ठीक है, आप अपने हिसाब से। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं इसका उत्तर दे देता हूं। ये पार्शलिटी नहीं है। एक्चुअली में आपके दर्शकों को भी एक बात की जानकारी होनी चाहिए और मुझे बड़ा कष्ट होता है और मेरे को समझ नहीं आता कि नेशनल चैनल तक भी जो है सही जानकारी लोगों को नहीं दे पाते हैं। पहले तो लोगों को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, क्योंकि कई बार मैंने देखा वकील भी नहीं बता पाते, दूसरे लोग भी नहीं बता पाते इन चीजों को, क्योंकि उनको भी जानकारी नहीं है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि 2 तरह के लोग जेल में रहते हैं, एक होता है विचाराधीन बंदी और एक होता है कैदी। तो जो ब्रजेश सिंह है वो विचाराधीन बंदी है, उनको किसी भी केस में सजा नहीं हुई, इसलिए उनको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है इस बात का फैसला सरकार के पास नहीं है, सरकार नहीं लेगी, इस बात का फैसला लेगी कोर्ट में। तो कोर्ट ने उनको जमानत दी है। और जो आप बिल्किस बानो का बता रहे हैं उनको सरकार ने छोड़ा है, क्योंकि वो कैदी थे, उनको सजा हो गई थी। उन्होंने जो मुलजिम होता है मुजरिम, उसको 3 स्टेप मिलते हैं, निचली अदालत, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो बिल्किस बानो वाले जो मुलजिम थे उन्होंने अपने तीनों जो स्टेप थे उनका इस्तेमाल कर लिया था और तीनों ही जगह से उनको सजा हो गई थी। तो उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट तक से सजा हो जाती है तो उसके बाद वो कैदी के रूप में माना जाएगा और उसको छोड़ने का जो ताकत है वो सरकार के हाथ में आएगी। लेकिन जो उससे पहले के जो व्यक्ति हैं, इनको तो सजा नहीं हुई है, तो अंडर ट्रायल है, तो अंडर ट्रायल व्यक्ति को कोर्ट छोड़ती है, तो कोर्ट ने उनको जमानत दी है। तो इसलिए इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है ब्रजेश सिंह जी को छूटने का जो है। और सर देखिए शेर सिंह जी, बात आपकी सही है कि इस तरीके की जैसे आपने बताया कि किसको कहां पर छोड़ना चाहिए, किस पर किसका अधिकार है, कौन। लेकिन देखिए अब जो ये माहौल चल रहा है, इस माहौल को देखते हुए कहीं ना कहीं कोर्ट भी सियासत मतलब सरकार से प्रभावित नजर आती है, कई मुद्दों पर आ रही है, ये देखने को मिलता है। और ये हो भी रहा है ऐसा कि गवर्नमेंट जो फैसले जो गवर्नमेंट के कोर्ट के होते हैं उसमें कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ इस तरीके का रहता है, उस हिसाब से फैसले कोर्ट देती है। ये आपको भी मालूम है कि बहुत से ऐसे फैसले हैं। देखिए, जो हमारी ऑनरेबल कोर्ट है, आप खुद ही बोलते हैं कि वो एक चौथा स्तंभ है जो हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स हैं।
तो नहीं, मीडिया है चौथा स्तंभ। हाँ सॉरी, चौथा स्तंभ है, चलिए उसको पहला दूसरा तीसरा वो भी एक स्तंभ है, 4 स्तंभों में हमारे देश के। तो जो न्यायपालिका है, देखिए मैं तो उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता, लेकिन मैंने आपको छोड़ने, जेल में से जो छूटने का जो मतलब जो कानूनी जो नियम है, मैंने आपको, अगर आप 2 मिनट चाहें तो मैं पूरा इसको बता सकता हूं, क्योंकि ये जानकारी लोगों के पास है नहीं। हमारे पास समय का अभाव है। जी जी। और हम आपसे एक क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कि जो आपने अपनी पार्टी 2012 में आपने अपनी पार्टी का गठन किया जिसका नाम राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी है। जी जी। और क्या मतलब आपको क्या ऐसी मतलब आवश्यकता पड़ी पार्टी बनाने के लिए? जी देखिए, देश में अनेक राजनीतिक दल काम कर रहे हैं जब से लोकतंत्र आया, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अगर मैं आज आपसे ये प्रश्न करूं कि हमारे देश में किसकी सरकार है या उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है, तो आपके सभी दर्शकों के मन में ये आएगा कि बीजेपी की सरकार है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो फिर जो संजय निषाद जी हैं वो इसमें मंत्री क्यों हैं? अनुप्रिया पटेल जो हैं वो केंद्र में मंत्री क्यों हैं? वो तो बीजेपी के नहीं है। सरकार बीजेपी की नहीं है, सरकार है एनडीए की। एनडीए का मतलब है बीजेपी और उसके साथ अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग जो जाति के आधार पर राजनीतिक दल बने हुए हैं वो उसके सहयोगी दल हैं, और उन सबके साथ मिलकर उसने सरकार बनाई है। तो अभी जो समस्या आ रही है देश में वो ये आ रही है कि हर क्षेत्र में जाति के आधार पर लोगों ने अपने अपने राजनीतिक दल बना लिए हैं, वो अपने जाति से आगे सोचने के लिए तैयार नहीं है। और दुर्भाग्य यह है कि जो राष्ट्रीय दल हैं, जो मुद्दों पर जिनको राजनीति करनी चाहिए, कांग्रेस है, बीजेपी है, उन लोगों ने इन जो ये क्षेत्रीय दल हैं जो कि प्योर जाति के आधार पर बने हुए हैं, इनको अपना सहयोगी बना लिया है। तो ये अभी इस समय देश में हो क्या रहा है कि ये जो जाति आधारित दल हैं, ये राष्ट्रीय दल को प्रभावित करके अपने जाति के लिए चीजों को लेने की कोशिश करती हैं, योजनाओं को लाने की कोशिश करती हैं। तो उससे जो दूसरे समाज के लोग हैं उनको कुछ प्राप्त नहीं होता। जैसे अभी पीछे कई बार जो है धमकियां देते हैं, ये कहते हैं भाई हम आपसे समर्थन वापस ले लेंगे वरना आप ये कानून पास कर दीजिए। अब जबरदस्ती वो कानून जब बनता है तो फिर पूरे देश का नुकसान होता है, और उनको इसलिए बनाना पड़ता है राष्ट्रीय दल को क्योंकि उनको सरकार चलानी है। तो इसलिए हमें महसूस हुआ कि हम एक ऐसे दल का निर्माण करें, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ते के नाम से, जो ना किसी के अधिकारों को छीने और ना ही अपने अधिकारों को किसी को छीनने दे। तो हम इस भूमिका में, इस एजेंडे पर काम कर रहे हैं कि जब हम भी सत्ता में हिस्सेदार बनेंगे तो ये जो प्योर जाति आधारित दल हैं, जब ये किसी अन्य समाज का या हमारे समाज के अधिकारों को छीनने की कोशिश करेंगे। 2024 का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है शेर सिंह जी, क्या आपकी पार्टी का क्या वो है, किससे गठबंधन करने का क्या आपने सोच रखा है कि वो किससे गठबंधन करेगी? कुछ प्लान किया हुआ है आपने, या क्या रणनीति आप बना रहे हैं कि 2024 में हम किस तरीके से मैदान में उतरेंगे? क्या सभी लोकसभा सीटों पे आप उतरेंगे? देखिए, हमारी जो पार्टी है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, ये अभी 5 राज्यों में पूरे संगठन के ढांचे के साथ कार्य करती है। बिहार में हमने सबसे पहला चुनाव हरियाणा में लड़ा था। हरियाणा में आज के समय में हमारा जो चौटाला जी हैं, ओपी चौटाला जी, इनेलो, उससे हमारा गठबंधन है। तो वहां पर हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं हरियाणा के अंदर। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और दिल्ली में भी हम कुछ लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन 2024 में ऊंट किस करवट बैठेगा तो इस बात का तो मैं अभी अनुमान नहीं लगा पा रहा हूं, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। और हमारा एक ही मकसद है कि सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को हम अपने साथ लेकर आएं, क्योंकि लोगों का भी ऐसा मानना है कि जो क्षत्रिय विचारधारा का जो राजनीतिक दल होगा, जो क्षत्रिय रास्ते पर चलता होगा, वो 36 बिरादरी को साथ में लेके चलेगा, सभी के अधिकार देगा, ना किसी का छीनेगा, ना किसी को किसी का छीनने देगा। तो उसी पर हम काम कर रहे हैं और मुझे विश्वास है लोग हम पे भरोसा करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हमारी विशेष पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए जेएमटी न्यूज़।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News Flash।